दोस्तों, इजराइल हमास जंग को 2.5 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर साल 2023 आजादी फलस्तीन की जंग लड़ने वाली तंजीम हरकतुल मुकावमत इस्लामिया यानी हमास के कुछ लड़ाके गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा सील की गई तारबंद दीवारों को तोड़कर इजराइल के अंदर घुस जाते हैं। ये जंगजू 3 तरीके से इजराइल के अंदर घुसते हैं। जमीन के रास्ते ट्रक और बाइक में सवार होकर, समंदर के रास्ते स्पीड बोट में सवार होकर और हवाओं के रास्ते पैराग्लाइडिंग में सवार होकर। इसके बाद अचानक से यकबारगी 3000 मिसाइल दागे जाते हैं इजराइल पर। इसके बाद इजराइल बौखलाहट का शिकार हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस को लेकर काफी स्ट्रांग माना जाता है। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, आलमी पैमाने पर इनका एक अहम रुतबा रहा है। दुनिया भर में इनकी अक्लमंदी हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहा है। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया भर की एक्सपर्ट की तरफ से कई सारे सवालात खड़े किए जाते हैं मोसाद की इंटेलिजेंस फेलियर पर, कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नाकाम कैसे हो गई अपने ही ऊपर इतने बड़े प्री प्लान अटैक का पता लगाने में। इसकी कई वजूहात बताई जाती है। एक वजह यह बताई जा रही है कि फेस्टिवल का दिन था, सब छुट्टियों में थे, त्योहार मनाने में बिजी थे। एक थ्योरी यह बताई जा रही है कि इजराइल को लेबनान से हमले की उम्मीद थी, ये उनसे काउंटर अटैक के लिए तैयार था। सारा ध्यान लेबनान की तरफ बटा हुआ था, हमास से कोई ऐसी उम्मीद थी नहीं, इसलिए उनसे चूक हो गई। खैर, ये सब कयास आराइयां तो चलती रहेंगी, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल फेलियर रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का। क्योंकि एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि हमास की ओर से ये एक प्री प्लान अटैक था। सालों से पहले तैयारियां की गई थी, मंसूबे बनाए गए थे, तब जाकर यह हमला किया गया। इंटेलिजेंस का काम हरगिज एक तरफ ध्यान बटाए रखना नहीं, बल्कि चारों ओर ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए यह मोसाद की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इस हमले ने इजराइल को काफी चोट पहुंचाया है। क्रिएशन ऑफ इजराइल के बाद इजराइल को इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हुआ जितना नुकसान उन्हें इस हमले से उठाना पड़ा। जंग अभी भी जारी है, दोनों तरफ से हलाकतों और शहादतों का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन यह जंग और भी विस्फोटक होता जा रहा है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। कैजुअलिटीज बढ़ रही है। हाँ, बीच में तकरीबन 1 हफ्ते के लिए सीज फायर जरूर होता है। इसमें दोनों गुटों हमास और आईडीएफ के बीच कुछ शराइत के तहत केवल 7 दिनों के लिए एक दूसरे पर हमले को रोका जाता है। फलस्तीनियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक से आए राहत सामग्री को गजा तक पहुंचाया जाता है। यह सामान इजिप्ट के रास्ते राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में पहुंचाया जाता है। इसमें अशियाए खुर्दनौस यानी खाने पीने के सामान और कुछ दवाइयां होती है, जो जंग की जद में आकर बेहाल और बदहाल फलस्तीनी अवाम के लिए भेजी जाती है राहत सामग्री के तौर पर। और साथ ही साथ इस सीज फायर में कुछ कैदियों का तबादला भी होता है। गालिबन 110 इजरायली बंधकों के बदले 240 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कराया जाता है, जो इजराइल की जेलों में बंद थे। रिहा होने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। सीज फायर कराने में सबसे ज्यादा कतर और कुछ इजिप्ट और अमेरिका की अहम भूमिका बताई जाती है। ये तीनों देश मिलकर इसमें सालिसी का किरदार निभाते हैं। सीज फायर की खबर सुनने के बाद पूरी दुनिया राहत का सांस लेती है। लोगों को लगने लगता है कि शायद अब यहाँ से कोई बात बने और यह सीज फायर हमेशा हमेश के लिए बरकरार रहे और मसले फलस्तीन को बातचीत की मेज पर हल किया जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अव्वल 4 दिनों के लिए सीज फायर की बात कही जाती है, 2 दिन बढ़ाकर 6 दिन का हो जाता है, 1 दिन और बढ़ाकर 7 दिनों के लिए कर दिया जाता है। लेकिन 8वें दिन फिर से एक दूसरे पर हमले शुरू हो जाते हैं। 7 दिनों की इस आर्जी जंगबंदी के बाद यह जंग और भी विस्फोटक मोड़ ले लेता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ही रट लगा रखी है, हम हमास को सफे हस्ती से मिटा देंगे, हमास का खात्मा करके दम लेंगे। जब तक हमास का नामो निशान मिट नहीं जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमास को मिटाने के नाम पर इजराइल जो अटैक कर रहा है उसका नतीजा आपके सामने है दोस्तों। इजरायली हमलों में मारे सिर्फ सिविलियन जा रहे हैं, आम निहत्ते मासूम बेगुनाह बेकसूर लोग। अब तक इजरायली हमलों में 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेगुनाहों की मौत हो चुकी है, जिसमें 70% सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। इजराइल हमलों में खासकर उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां सिविलियन रहते हैं। खान यूनुस, जबालिया कैंप और जैतून नामक इलाकों में बमबारी करके इजराइल ने तो अपने तमाम तर मजालिम और क्रूरता की हद पार कर दी है। ये देखिए, ये जबालिया कैंप के शहरी इलाके में इजरायली हमले का वीडियो है। हमले की जद में आकर आम लोग मलबे के अंदर दबकर किस तरह इजराइल के मजालिम और क्रूरता की कीमत चुका रहे हैं वो आपके सामने है। यही नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत वीडियोज हैं दोस्तों, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी इस दुनिया के अंदर फिरौन नाम का तस्वुर मौजूद है और आज भी इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इस नाम को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सिविलियन बिल्डिंग्स के साथ साथ इजराइल हॉस्पिटल्स, मस्जिदें, मदरसे और स्कूल्स को भी नहीं छोड़ रहा। आम बेकसूर बेगुनाह लोगों की परवाह किए बगैर इजराइल इन जगहों पर हमला कर देता है। बाद में इजराइल की तरफ से जस्टिफिकेशन ये सामने आता है कि हम इन जगहों को टारगेट इस वजह से कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर हमास के ठिकाने और अड्डे मौजूद हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है।
हाँ, इक्की दुक्की जगह में हमास के ठिकाने और सुरंग मिलने के सबूत जरूर मिले हैं। जाहिर सी बात है, इजरायली हमलों में अब तक गाजा का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमास भी गाजा के अंदर ही रहकर जंग लड़ रहा है। तो डिस्ट्रॉय शुदा इतने बड़े इलाके में कहीं ना कहीं हमास के ठिकाने और अड्डे तो होंगे, लेकिन इसराइल ने अब तक जितनी भी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल को तबाह किया है, उनमें से केवल इक्की दुक्की को छोड़कर सब की सब वो इमारतें हैं जहां आम बेकसूर बेगुनाह लोगों के सिवा और कुछ भी नहीं। इसराइल बौखलाहट का शिकार होकर आम लोगों की परवाह किए बगैर बैक टू बैक हमलों से इमारतों को खंडरात में तब्दील करता चला जा रहा है, केवल इस शक की बुनियाद पर कि हो सकता है यहां पर कोई हमास का ठिकाना या अड्डा हो, जबकि उसके पास इसका कोई भी पुख्ता और ठोस सबूत नहीं होता। इजरायली सैनिक की बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इसराइल की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 इजरायली सैनिक फ्रेंडली फायर एक्सीडेंट में मारे गए हैं। फ्रेंडली फायर एक्सीडेंट का मतलब है कि आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अपने ही 20 जवानों को मार डाला है। आपको यह सुनकर थोड़ा अनबिलीवेबल और बड़ा शॉकिंग लग रहा होगा दोस्तों कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी अपने ही लोगों की जान क्यों लेगा, लेकिन आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल इस जंग में एक के बाद एक मिली नाकामी के बायस इसराइल इतना बौखलाहट का शिकार हो गया है जिससे उनकी अकल तक मबजूल हो चुकी है, जिसकी वजह से वह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में आकर कहीं भी फायर कर देता है और इसी हड़बड़ी और गड़बड़ी में इसराइल के 20 सैनिक अपने ही लोगों के हाथों मारे जाते हैं। जब इजरायली सैनिकों को पता चलता है कि ये 20 लोग जो मारे गए हैं ये हमास के नहीं, फलस्तीनी नहीं, बल्कि ये हमारे ही अपने आईडीएफ के जवान हैं, तब इनमें एक मातम का सा समा छा जाता है। इजरायली सैनिक खून के आंसू रोने लगते हैं, ये हमने क्या कर दिया, हमने अपने ही लोगों की जान ले ली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें सोच समझ करके फायर करना था, अच्छे से तहकीक करके गोलियां चलानी थी, लेकिन काश इनके आंसू का एक कतरा भी अगर कभी फलस्तीनी बेगुनाह बच्चों, मासूमों और औरतों के लिए गिरा होता और सिविलियन एरिया में हमला करने से पहले ये जरा भी तहकीक कर लिए होते, तो शायद यहां भी इनकी अकल सही डायरेक्शन में काम कर रही होती और आज इनको ये दिन ना देखना पड़ता। बल्कि यही नहीं दोस्तों, ये अपने 3 बंधकों को भी मार डाले हैं। 15 दिसंबर को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को अपने हाथों में सफेद झंडा लिए 3 शख्स दिखाई देता है। जंग में सफेद झंडा लहराने का मतलब होता है कि हम बेगुनाह आम शख्स हैं, हमें जंग से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन आईडीएफ के जवान इन रूल रेगुलेशंस को पैरों तले रोंदते हुए सफेद झंडा लहराते हुए तीनों शख्स पर गोलियां चला देता है, जिससे इन तीनों की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ये तीनों कोई और नहीं बल्कि इजरायली बंधक थे जो किसी तरह हमास की कैद से फरार होने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों यह खबर आम है, इजराइल ने भी इस बात को कबूला है और तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को कवर किया है। लेकिन मीडिया में यह दिखाया गया कि ये तीनों बंधक खुद हमास की कैद से भाग निकलने में कामयाब हो गए, जबकि बड़े बड़े एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमास की कैद से बंधकों का राह फरार इख्तियार कर लेना यह किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, बल्कि यह हमास की ओर से आईडीएफ के लिए बिछाया गया एक जाल था। आईडीएफ जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन को चला रही है, जहां भी उन्हें जो भी नजर आ रहा है उन पर गोलियां चला दे रही है, ये देखकर हमास ने जानबूझकर 3 बंधकों को रिहा कर दिया ताकि आईडीएफ के जवानों की नजर जब इन पर पड़े तो वो इन पर भी गोलियां चला दें। बाद में जब पता चले कि ये तीनों इजरायली बंधक थे, तब इनकी काफी किरकिरी हो और इजराइल इंटरनल दबाव का शिकार हो जाए, और ऐसा ही हुआ। सब कुछ हमास के प्लान के मुताबिक हुआ। आईडीएफ हमास के बिछाए जाल में फंस गई, तीनों बंधक आईडीएफ के गोली से ही मारे गए और इसके नतीजे में आईडीएफ के खिलाफ इजराइल में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे नेतन्याहू की परेशानियां बढ़ गई। दोस्तों गाजा में इजराइल ने जो कत्ले आम मचा रखी है और मजालिम और क्रूरता की तमाम तर हुदूद को पार कर दिया है, इसकी वजह से उस पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी बढ़ चुका है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल को काफी बेचारा और लाचार के रूप में दिखाया गया। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक हासिल है, इजराइल हमास से बदला जरूर ले, हमास का खात्मा करके दम ले। हमास को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इसके बाद इजराइल ने अपने काउंटर अटैक में हमास के अलावा जब आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, जब इजरायली हमलों में हमास के लड़ाकू के बजाय आम फलस्तीनी शहरी मारे जाने लगे, तब से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर इजराइल के खिलाफ भी तनकीदाना बयानात आने शुरू हो गए, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, एनालिस्ट और एक्सपर्ट की तरफ से। एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि इजराइल ये बहुत गलत कर रहा है, इजराइल पर हमास ने हमला किया है, इसलिए इजराइल सिर्फ हमास को टारगेट करे। हमास को मिटाने के नाम पर आम फलस्तीनियों को मारना यह किसी भी सूरत जायज नहीं है, इसलिए इजराइल आम लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करे।
खैर, हमले के दिनों से 10 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल सा ही है। अभी भी आलमी सतह पर हिमायती बयानात में इसराइल का ही पलड़ा भारी है। इजरायली हमलों में थोड़े बहुत हो रहे आम फलस्तीनियों की मौतों को अभी भी अक्सर लोग जस्टिफाइड करार दे रहे हैं। कहते हैं इसराइल जैसा देश जो बेचारा बेकसूर और बेगुनाह है, जो दुनिया में सबसे बड़ी टेक्निकल और डिफेंस पावर होने के साथ साथ इंटेलिजेंस में भी सबसे आगे है, उन पर इतना बड़ा हमला हो गया है और उन्हें कानो कान खबर तक नहीं हुई। उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उन्हें जवाबी कार्रवाई करने तो दो, उन्हें हमास से बदला लेने तो दो। इसराइल जो हमला कर रहा है उनका निशाना सिर्फ हमास है, वो हमास को टारगेट कर रहे हैं। अब क्या हो गया अगर उसमें कुछ आम लोग भी मारे चले जा रहे हैं? इसराइल सिविलियन को मारना चाहता तो नहीं ना। सिविलियन खुद ब खुद हमले की जद में आकर मारे जा रहे हैं, तो इसमें इसराइल की क्या गलती? इसराइल तो हमास को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, शुरू के 10 दिनों तक न्यूज चैनलों और टीवी डिबेट्स में लोगों की बेवकूफाना और अहमकाना बयानबाजियां तो चलती रहती है, जिसे सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है और दिल में काफी तकलीफ भी पहुंचती है। लेकिन जंग के 10वें दिन 17 अक्टूबर साल 2023 शाम के वक्त इसराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया जाता है गाजा में जैतून नामी इलाके में मौजूद अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर, जहां मरीजों, जख्मियों और डॉक्टरों के साथ साथ 40,000 आम फलस्तीनी शहरी भी पनाह गुज़ीनी की हालत में मौजूद थे। यह 40,000 सिविलियन इजरायली बमबारियों से बचने के लिए हॉस्पिटल को सेफ समझकर यहां पर पनाह गुज़ीन थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इस बात से बेखबर थे कि इजराइल इतना बेगैरत निकलेगा कि वो हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ेगा और उसका इख्तियार शुदा पनाहगाह इजरायली बमबारी से कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। अल अहली हॉस्पिटल पर हमले से यकबारगी 500 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में आम लोगों, मरीजों, जख्मियों समेत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। दोस्तों, अल अहली हॉस्पिटल पर हमले की खबर से पूरी दुनिया में काफी तहलका मच जाता है। इजराइल की इस हरकत से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही दिन दुनिया भर के करोड़ों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं इजराइल के खिलाफ। जगह जगह बायकॉट इजराइल और फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए जाते हैं। बल्कि यही नहीं, इजरायली सपोर्टर्स जो अब तक इजराइल के फेवर में थे, इजरायली एयर अटैक और अटैक में हो रहे थोड़े बहुत सिविलियन कैजुअलिटीज को जस्टिफाइड करार दे रहे थे, वो भी अपने बयानबाजियों का रुख बदल लेते हैं और इसराइल को गलत ठहराने लग जाते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट और जंगी तज्जियाकारों का स्टेटमेंट सामने आता है कि इसराइल पर किसी भी तरह का हमला उसको इस तरह के कत्लेआम करने की इजाजत नहीं देता, जो कुछ भी उन्होंने अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर किया बॉम्ब गिराकर। तो कुल मिलाकर अल अहली हॉस्पिटल हमला इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि यहां से इसराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी बढ़ जाता है और इसराइल को यह डर सता रहा होता है कि इसराइल कहीं इस गलती की वजह से इंटरनेशनल सपोर्ट खो न दे। लेकिन ये बहुत शातिर हैं, जैसे ही इसराइल को यह रियलाइज हुआ कि उन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, अल अहली हॉस्पिटल हमले की वजह से दुनिया भर में उन्हें काफी क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है, जो बाद में जाकर जंग में उनके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो ये अपना पैंतरा बदल लेता है। 17 अक्टूबर की शाम हॉस्पिटल पर जब इन्होंने बॉम्ब गिराया तो अव्वल तो ये बहुत खुश हुए कि हमने एक ही हमले में यकबारगी इतने लोगों की जान ले ली। हमले के बाद इजरायली इन्फ्लुएंसर और नेतन्याहू के करीबी हननिया नफ्ताली का एक ट्वीट सामने आता है, जिसमें लिखते हैं कि इजरायली एयर फोर्सेज ने हॉस्पिटल पर हमला कर दिया है, कई सारे टेररिस्ट मारे गए। ये दिल दहला देने वाली बात है कि हमास स्कूल, हॉस्पिटल और मस्जिदों से हमला कर रहा है। इजरायली वॉर रूम नाम के एक और ट्विटर हैंडल में वीडियो अपलोड कर इस बात को स्वीकारा जाता है कि इजरायली एयर फोर्सेज ने हॉस्पिटल पर हमला किया है। लेकिन जैसे ही यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा जोर पकड़ता है और चारों ओर से इजराइल पर इस हमले की वजह से तनकीदाना निशाना साधा जाता है, तो इजराइल अपने कॉल से मुकर जाता है और सारे ट्वीट डिलीट कर दिए जाते हैं और रीट्वीट करके इजराइल की तरफ से यह माफी मांगी जाती है कि माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत सूचना दे दी। अल अहली हॉस्पिटल पर हमला ये इजराइल एयर फोर्सेस का नहीं, बल्कि ये फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद का हमला है, जो हमास ही की एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि हमास जो गाजा में इजराइल से जमीनी जंग लड़ रहा है और एयर अटैक कर रहा है, उसके 3 मिलिटेंट ग्रुप हैं। पहला कताइबुल कस्साम यानी अल कस्साम ब्रिगेड, दूसरा सराया अल कुद्स और तीसरा फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद। तो इजराइल ने कहा कि अल अहली हॉस्पिटल पर हमला इजराइल एयर फोर्सेज ने नहीं, बल्कि फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद ने किया है। दरअसल ये मिसाइल इजराइल पर दाग रहा था, लेकिन मिस फायर की वजह से मिसाइल अपना रास्ता भटक गया और इजराइल के बजाय गाजा के अंदर अल अहली हॉस्पिटल पर जा गिरा, जिसमें 500 लोगों की यकबारगी मौत हो गई। लेकिन अल जजीरा समेत दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ने इजराइल के इस झूठ को सच मानने से इनकार कर दिया है और कई सारे रिसोर्सेज से यह प्रूफ कर दिया है कि अल अहली हॉस्पिटल पर हमला इजराइल ने ही किया है,
क्योंकि अल अहली हॉस्पिटल पर हमले से पहले इजराइल और भी कई सारी स्कूल्स और हॉस्पिटल पर हमला कर चुका था, बहुत सी इमारतों को खंडरात में तब्दील कर चुका था, बहुत से बेगुनाहों की जान ले चुका था। हमले से पहले बड़े बड़े इजरायली ओहदेदारान और लीडरान की तरफ से गाजा में कत्लेआम करने के हवाले से बयानबाजियां भी हो चुकी थी। हमले से पहले इजरायली सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया था कि हम हमास और आम फलस्तीनियों में कोई भी फर्क नहीं करते, गाजा में कोई भी बेगुनाह नहीं है, सबके सब कसूरवार हैं, इसलिए हम सबको टारगेट करेंगे। दोस्तों, अल अहली हॉस्पिटल हमले से दौरान जंग इजराइल पर बैनुल अक़वामी दबाव काफी बढ़ गया और किसी हद तक इस हमले ने जंग में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी खासा इंपैक्ट डाला। लेकिन सबसे ज्यादा इस हमले ने अरब वर्ल्ड में काफी खलबली मचा दी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका, जो इस जंग में इजराइल के साथ हर महाज पर शाना बशाना खड़ा है, हमले के अगले दिन 18 अक्टूबर बुध के दिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा था, जहां उन्हें फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और बाकी अरब लीडरान से मुलाकात करके बातचीत करनी थी जंग के सिलसिले में। इसके बाद इजराइल भी जाना था नेतन्याहू से मुलाकात करने के लिए, लेकिन सिर्फ अल अहली हॉस्पिटल हमले ने जो बाइडेन के जॉर्डन दौरे को कैंसिल कर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत बाकी अरब लीडरान ने जो बाइडेन से मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के खात्मे के बाद अमेरिका जब दुनिया का सुपर पावर बना, तो सुपर पावर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश के नेता ने अमेरिकी सदर से मुलाकात करने से इनकार की है। इसकी वजह से जो बाइडेन को जॉर्डन दौरा किए बगैर इजराइल जाना पड़ा। 18 अक्टूबर करीब दोपहर के वक्त बाइडेन इजराइल की धरती पर लैंड करते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक लंबी बातचीत चलती है दोनों के दरमियान। बातचीत के बाद बाइडेन की तरफ से दुनिया के सामने सबसे पहला स्टेटमेंट यह सामने आता है कि अल अहली हॉस्पिटल पर हमला इजराइल ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। दोस्तों, बाइडेन का इजराइल की हां में हां मिलाना और अल अहली हॉस्पिटल हमले में इजराइल की झूठ को सच मानना, यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा अपर हैंड साबित हुआ। दुनिया भर की ओर से इजराइल पर जो इंटरनेशनल प्रेशर था, वो सब कुछ यहीं धड़ा का धड़ा रह गया। इजराइल बोला भाड़ में जाए पूरी दुनिया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका तो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है ना, हम अपने एक्टिविटीज को जर्रा बराबर भी कम नहीं करेंगे, बल्कि इसमें और तेजी आएगी। गाजा में जेनोसाइड और कत्लेआम जारी रहेगा। हमास को मिटाने के नाम पर हम तमाम तर इंटरनेशनल हुदूद और बंदिशों को तोड़ देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि गाजा में जो नरसंहार और कत्लेआम हो रहा है, जो बेगुनाह फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, इसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बराबर की शरीक है। हजारों टन असलहा और बारूद इजराइल को अब तक अमेरिका की तरफ से दिए जा चुके हैं। बड़ी हैरत की बात है ना दोस्तों कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी मिसाइल से 1000 यूक्रेनी सिविलियन की मौत हो जाती है, तो बाइडेन इंसानियत का दर्श देने लगते हैं। ह्यूमन राइट, वुमेन राइट, वॉर क्राइम, जेनोसाइड, कड़ी शब्दों में पुतिन की निंदा करते हैं। लेकिन 2.5 महीनों से गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार और कत्लेआम पर इनके मुंह में पट्टी बंधी हुई है। दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल ने जो कत्लेआम मचा रखी है, लोगों का खाना पानी बंद करके चुन चुन कर आम फलस्तीनियों को जो मारा जा रहा है, ये ह्यूमन राइट के वायलेशन के साथ साथ बैनुल अक़वामी निज़ाम और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि जंग ये दो तरफ के लड़ाकों के दरमियान लड़ी जाती है। जंग के भी कुछ नियम कायदे और रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिनका पालन करना दोनों तरफ के लड़ाकों को जरूरी होता है। साल 1939 से लेकर 1945 तक चले वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे। पहली बार इस जंग में परमाणु बॉम्ब का यूज हुआ था। अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जिसमें एक बार की 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 95% सिर्फ सिविलियन थे, आम बेकसूर और बेगुनाह लोग जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। जैसी तबाही इस जंग में मची वैसा दोबारा ना हो, इसके लिए साल 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में सभी देशों के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक को जेनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया। इस बैठक में जंग को लेकर नियम कायदे बनाए गए, जिसको लॉ फॉर वॉर कहा गया। इसमें जंग को लेकर जो नियम कानून बने, इसको लगभग सभी 196 देशों ने मान्यता दी। आज के टाइम जिसका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है जंग के दौरान। जेनेवा कन्वेंशन बैठक में यह तय हुआ कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूलों, कॉलेजेस और घरों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिट पर हमला नहीं कर सकते। ऐतिहासिक यादगारों, धार्मिक स्थल और सकाफती वर्षे पर भी हमला नहीं किया जा सकता। आम लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम पर भी हमला नहीं कर सकते। गैर फौजी इलाके में भी हमला नहीं कर सकते। कोई भी देश युद्ध में इन जंगी कवानीन का अगर उल्लंघन करता है तो ये वॉर क्राइम यानी जंगी जुर्म समझा जाएगा, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
दोस्तों इसराइल हमास जंग में आपने देखा होगा कि इसराइल इनमें से किसी भी नियम का पास नहीं रखा है। इन जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गाजा में खुलेआम कत्लेआम मचा रखी है। आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों, रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहा। दोस्तों आज के टाइम जंग में कोई भी देश अगर इस जेनेवा कन्वेंशन वाले युद्ध नियम का उल्लंघन करता है तो उनको इन जराइम से रोकना, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराना, उन पर लगाम कसना आज के टाइम सबसे पहली जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की बनती है, जिनका दुनिया में एक अहम मकाम और रुतबा है। आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशन को इंटरनेशनल गवर्नमेंट के रूप में देखा जाता है। दूसरी जिम्मेदारी सुपर पावर की बनती है, जो देश दुनिया में खुद को सबसे बड़ा ताकतवर समझता है, यानी अमेरिका। लेकिन गाजा के अंदर इसराइल द्वारा किए जा रहे कत्लेआम का नतीजा आपके सामने है। अमेरिका तो इसराइल के साथ इस जेनोसाइड में बराबर की शरीक है। अमेरिका इस जंग में बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है। जब जब इसराइल को गोला बारूद और असलहों की जरूरत पड़ी है, अमेरिका ने खेप भेजा है। अब तक इसराइल को 15,000 बॉम्ब और 57,000 आर्टिलरी शेल्स दिए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से। जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है तो इनकी तरफ से भी कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है इसराइल के खिलाफ। कुछ यूएन कारकुनान की तरफ से बयानात जरूर सामने आए हैं जिसमें इसराइल द्वारा हो रहे कत्लेआम पर तनकीद की गई है और इसराइल को आगाह किया गया है कि इसराइल जंगी कवानीन के दायरे में रहकर जंग करे, सिर्फ हमास के लोगों को नुकसान पहुंचाए, बेगुनाहों और बेकसूरों के कत्लेआम को बंद करे। लेकिन बयानबाजियों से कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगर यूनाइटेड नेशन सच में यह चाहता है कि गाजा के अंदर जेनोसाइड बंद हो तो उन्हें अमली तौर पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और अपनी ताकत को इसराइल के खिलाफ यूज करना होगा। लेकिन इतने सारे बेगुनाहों, बेकसूरों, मासूम बच्चों और औरतों की हलाकत के बावजूद यूनाइटेड नेशन की तरफ से अब तक कोई भी अमली रिएक्शन देखने को नहीं मिला है इसराइल के खिलाफ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर्टी गेम है दोस्तों। आखिर क्यों अमेरिका इस जेनोसाइड में इसराइल के साथ शाना बशाना खड़ा है? इतना कुछ होने के बावजूद क्यों यूनाइटेड नेशन के हाथ अब तक बंधे पड़े हैं? इसराइल ये है कौन? इसराइल ये दरअसल यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की ही पैदा करदा नाजायज औलाद है। साल 1948 में यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने फलस्तीनियों की जमीनों पर जालिमाना और गासिबाना तौर पर नाहक कब्जा जमा कर इसराइल नामक एक नया देश बनाया अपनी सियासी जाती मफाद के लिए, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बरकरार रहे और अमेरिका वेस्ट से सुपर पावर की कुर्सी में बैठकर पूरी दुनिया में सियासी रोटी सेकते रहे। यूनाइटेड नेशन ने तो ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा है कि हमने इसराइल को अपने मफाद के लिए बनाया है और हम उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अरब वर्ल्ड इसराइल का खात्मा चाहता है, लेकिन जब जब अरब ने इसराइल को मिटाने की कोशिश की है, अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक देता है इसराइल को बचाने के लिए। अब तक जितने भी अरब इसराइल युद्ध हुए हैं सबका यही हाल है। भले ही वेस्टर्न मीडिया की तरफ से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इसराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, एक साथ सारे अरब देशों को यह अकेले हराने की कैपेबिलिटी रखता है, दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इसके पास है, जबकि रियलिटी कुछ और है। अगर अमेरिका का हाथ इसके सर पर ना हो तो सारे अरब देश तो क्या, कोई एक ही अरब देश इसको कुचलने के लिए काफी है। और इसराइल हमास की इस जंग में भी आपने देखा, बाइडेन नेतन्याहू की पहली मुलाकात के बाद बाइडेन की ओर से बयान आता है कि कोई भी देश इसराइल पर हमला करने की हिमाकत ना करना। इसराइल पर हमला इसराइल पर नहीं बल्कि अमेरिका पर समझा जाएगा और इसके बाद नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना। अमेरिका हर हाल में इसराइल के एग्जिस्टेंस को खत्म होने नहीं देना चाहता। जिस मकसद के लिए इसराइल को बनाया गया था उस मकसद के लिए जिंदा रखना चाहता है। रीजन साफ है, अगर इसराइल का खात्मा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट डी अमेरिकनाइज्ड हो जाएगा और जैसे ही मिडिल ईस्ट डी अमेरिकनाइज्ड हुआ, वेस्ट के सारे किले धीरे धीरे ढह जाएंगे और ईस्ट को राइज मिलेगा और ये चीज अमेरिका के लिए काफी पेनफुल साबित होगी, इसलिए अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। लेकिन सवाल पैदा होता है दोस्तों कि अब क्या होगा? क्या हमास को मिटाने के नाम पर गाजा में इसी तरह बेगुनाहों, बेकसूरों और मासूमीन का खून बहता रहेगा और अमेरिका इस जेनोसाइड में इसराइल का सपोर्ट करता रहेगा या कोई और सूरत निकाली जाएगी? दोस्तों इसराइल हमास जंग शुरू होने के तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद इसराइली फोर्स अपनी बख्तरबंद गाड़ियां, मरकावा टैंक्स और जंगी साजो सामान के साथ जब गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी तो आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया जा रहा था और मीडिया चैनल्स में एक्सपर्ट की तरफ से यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 1 से 1.5 महीनों के अंदर आईडीएफ हमास का कंप्लीटली सफाया कर देगी और गाजा पर अपना कंट्रोल ले लेगी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 2.5 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक आईडीएफ को कुछ भी कामयाबी नहीं मिल पाई है, सिवाय आम बेकसूर बेगुनाह लोगों को मारने की। हमास से तो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। हमास के बिछाए गए जाल में फंसकर आईडीएफ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है
खुद एक इजरायली सैनिक का वीडियो सामने आया है जिसमें इजरायली सैनिक ये कहते हुए देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा फैलाकर हमें नर्क में धकेल चुके हैं। मीडिया में ये जो दिखाया जा रहा है कि आज हमास को इतना नुकसान हुआ, कल उतना नुकसान हुआ, आज हमास के इतने लड़ाके मारे गए, कल उतने लड़ाके मारे गए, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। रियलिटी कुछ और है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद और अना के लिए, अपना सियासी कैरियर बचाने के लिए हमसे ये जंग लड़वा रहा है, जबकि इस जंग में हमारे पास हमास से लड़ने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। हमास के लड़ाकों को हमारी हर हरकतों का अंदाजा है, हम क्या कर रहे हैं, कहां हैं, सब कुछ उन्हें पता होता है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। छुप कर, घात लगाकर अचानक से हम पर हमला कर देते हैं, फिर कहां गायब हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता चल पाता। दोस्तों, ये बात सच है कि इस जंग में आईडीएफ को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल सही आंकड़ों को छुपा रही है। गाजा के अंदर जो पत्रकार फलस्तीनी मुद्दों को उठाकर दुनिया के सामने सही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इजराइल उनको भी नहीं छोड़ रहा। अब तक इजराइल ने 47 पत्रकारों को मार दिया है जो गाजा में रिपोर्टिंग कर इजराइल के झूठ का पर्दाफाश करने में लगे थे। मरने वाले पत्रकारों में 4-5 पत्रकार अल जजीरा के भी हैं। अल जजीरा ने इस पर एक्शन भी लिया है, कहा है कि हम इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे और इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि गाजा में आईडीएफ को कोई भी कामयाबी ना मिलने के बायस अब क्या होगा? क्या इजराइल अपने तमाम तर मजालिम और क्रूरता को ऐसे ही जारी रखेगा और हमास को मिटाकर दम लेगा, या हमास को मिटाने के चक्कर में खुद सफाई हस्ती से मिट जाएगा? इस सिचुएशन में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करेगा या इजराइल को बचाने के चक्कर में खुद जंग में कूद जाएगा? अगर अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट कूदता है तो मेरे हिसाब से यह अमेरिका की बहुत बड़ी हिमाकत होगी, क्योंकि अमेरिका के कूदने से सीरिया और ईरान भी जंग में कूदेंगे, और सीरिया चूंकि रशिया का अलाई है इसलिए रशिया भी इस जंग में कूदेगा, और यहां से यह जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे क्या नताइज बरामद होगा, मसले फलस्तीन का क्या बनेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा होने से यह जरखेज सरजमीन लाखों करोड़ों बेगुनाह नस्ल आदम के खून से सुर्ख पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।